सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम। तो इस प्यारे से गाने में जो एक वर्ड, एक शब्द आया है सांस, उस सांस में क्या क्या होता है वही इस पूरे चैप्टर में अपने को पढ़ना है। और एक हाथ जोड़ के देखो, हाथ जुड़े हुए हैं, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि जैसे जैसे मैं बोलूंगा बस मेरी आवाज पे ध्यान रखना। ये अवेंजर्स की जो बिजली है ढन टन 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 टन, इस पे आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना है। तो बहुत प्यार से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मेरी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं और सेल से मिलके क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। अब एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि जो सेल होती हैं उसको नॉर्मल फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ये सेल एज ए वेस्ट, एज ए हार्मफुल सब्सटेंस किसको रिमूव करेगी, CO2 को रिमूव करेगी। मतलब एक बात यहां पे अपने को पता चल गई कि सेल्स तक अपने को ऑक्सीजन को पहुंचाना है और ये CO2 एज ए वेस्ट रिमूव करेगी, इसको निकालना है। ये बात अपने को यहां पे समझ में आ गई। अब ये काम हम करें कैसे, तो इसके लिए हम एटमॉस्फेयर, वातावरण का यूज करते हैं कि इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सांस लेंगे और ऑक्सीजन की एंट्री अपनी बॉडी के अंदर करवा देंगे और CO2 अपने को रिमूव करनी है तो CO2 यहां से हम निकालेंगे और एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सांस में तेरी सांस मिली तो सांस लेना बोल रहे हैं। अंग्रेजी में बोले तो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अब एक वर्ड आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, वो हम प्लांट फिजियो पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इतनी बातें यहां पे क्लियर है, कुछ नहीं है। सेल्स हैं, टिश्यू है, वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है और CO2 को रिमूव करना है ना। अब ये काम करने में जो जो चीजें यूज होंगी, ये होगा कैसे, कहां पे होगा, इसी पे बेस्ड अपना पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम पूरे एनिमल किंगडम की बात करने वाले हैं कि एनिमल किंगडम में भाई अलग अलग तरीके के जानवर हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, और ये तो हम एनिमल किंगडम में देखते ही हैं। अब यहां पर बात हो रही है कि कौन से एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे। अब देखो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं बता दूं कि इसमें डिफ्यूजन होगा, इसमें डिफ्यूजन, इसमें अपसेंट होगा, इसमें मोस्ट क्यूटिकल, इसमें गिल्स होंगे, इसमें लंग्स होंगे। ये बता के अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो भी क्रैश कोर्स में पढ़ाने में ही आ जाएगा ना। पर नहीं, मेरा इंटरेस्ट ये है कि इसी वीडियो में आपको साथ की साथ चीजें याद होगी। वीडियो थोड़ी 20 मिनट लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ के साथ याद ही करके जाएंगे, गारंटी मतलब गारंटी। ठीक है, अब यहां पर मैं कोई भी आपको ट्रिक याद करने के लिए दूंगा ही नहीं। असल में मैं आपको कोई ट्रिक बताऊंगा ही नहीं, हम लॉजिक से इस चीज को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो 2-3 लॉजिक बताऊंगा, ध्यान से प्यार से सारी चीजों को याद करके जाएंगे। देखो पहला लॉजिक है, देखो यहां पर आप देख पा रहे हो कि टीनोफोरा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है अपसेंट है, अपसेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है, सिर्फ टीनोफोरा में अपसेंट है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन कैसे होगी कि जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं ना, किडनी वाले चैप्टर में जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे कि यही सेम चीज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में करेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल, तो वहां पर आप क्या पाओगे कि इकाइनोडर्मेटा में अपसेंट है, इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना अपसेंट है। ठीक है, अब यहां पर कंफ्यूजन होगी आपको कि अपसेंट किसमें था, है ना, आप भूल जाओगे टीनोफोरा में था, इकाइनो में था, किसमें था, कैसे था। ठीक है, तो इसकी मैं आपको सिंपल सा फंडा बता रहा जा रहा हूं। देखो यहां पर देखो टीनोफोरा में क्या आ रहा है, नो आ रहा है। नो मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं पाया जाएगा, पहले इतना याद करते हैं, नहीं पाया जाएगा। इकाइनो को देखो, इकाइनो में भी वर्ड आ रहा है क्या, नो, नो मतलब नहीं, नहीं पाया जाएगा। तो इतनी बातें तो क्लियर होगी कि अब्सेंट की जो बात है या तो टीनोफोरा में होगी या इकाइनो में होगी। अब दूसरी कंफ्यूजन कि कौन सा एक्सक्रीटरी था, कौन सा रेस्पिरेटरी था, तो ई फॉर इकाइनो, ई फॉर एक्सक्रीटरी, तो इकाइनो में एक्सक्रीटरी, नो मतलब अब्सेंट है, और ये किसमें हो गया, अपना रेस्पिरेटरी एटिनोफोरम। अब देखो मैं आपको याद करा दूं, मैं अपनी बात पे कायम हूं, मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं बताई है, आपने कुछ भी याद नहीं किया, ऑटोमेटिक सब कुछ हुआ है। ठीक है, अब हम दूसरे लॉजिक की तरफ जा रहे हैं। देखो चाहे एनिमल्स की बात कर लो या प्लांट्स की बात कर लो, चीजें लोअर से हाइयर की साइड जाती है। मतलब पहले बेसिक चीजें आई, फिर एडवांस 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 होती गई। ऐसे ही एनिमल्स का है कि सबसे पुराने एनिमल्स कौन है, पोरीफेरा है, कि फिर भाई एडवांस एडवांस थोड़े होते गए, एडवांसमेंट आती गई। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि लोअर ऑर्गेनिज्म, पुराने एनिमल्स में जो चीजें पाई जाएंगी, और ये हर जगह चलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देख लो आप, नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां पे भी आपको इस तरीके की बातें दिखाई देंगी कि लोअर वाली हाइयर वाली, है ना, कि हाइयर में एडवांस हो गया, है ना। आप कोई भी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लो, वहां पे भी आपको दिखाई देंगी कि पहले सिंपल था फिर थोड़ा एडवांस हो गया, हर जगह ये आपको पाया जाएगा।
ठीक है? तो मतलब क्या है, ये जो लोअर से एनिमल है, इनमें बेसिक बिल्कुल सिंपल वाली चीज़ें पाई जाएँगी। ठीक है? अब देखो आपको रेस्पिरेशन करानी है, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन, CO2 गैसेस का आदान-प्रदान करवाना है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है? नॉर्मल आप सोच के देखो, तो सबसे सिंपल तरीका हो सकता है, मान लीजिए ये मेरा हाथ पोरीफेरा है या फिर सिलेंट्रेटा है या फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस है या फिर अस्केहेल्मिन्थेस है। ठीक है? अब इसके आर-पार आपको गैस भेजनी है, ऑक्सीजन, CO2 आर-पार करानी है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि डायरेक्ट डिफ्यूज़ करा देते हैं। इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता ना कि ये एक एनिमल है, डायरेक्ट ऐसे डिफ्यूज़ करा देते हैं, तो डिफ्यूज़न सबसे सिंपलेस्ट है, सो लोअर वाले में पाया जाएगा। अब्सेंट वाला तो अपने को याद हो ही चुका है। अब देखो एक एवरेज बच्चे के दिमाग में डाउट आओगे कि ये डिफ्यूज़न वाली चेन हम चला तो देंगे पोरीफेरा से, पर ये इसको रोकना कहाँ पे है? पता लगे हम एग्ज़ाम में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तक इसको ले गए, है ना? याद ही नहीं रहेगा ना? तो देखो, एक आपने सुना है एनसीसी, एनसीसी वो परेड-वरेड करते हैं, मैंने भी 1 साल की थी एनसीसी, तो एनसीसी याद रखना है। देखो यहाँ डबल एन आ रहा है, तो यहाँ से हम एन उठा लेते हैं, एन और ये सीसी, क्यूटिकल में डबल सी आ रहा है, तो एनसीसी से अपने को याद आ जाएगा कि एनालिडा में क्यूटिकल था, मोइस्ट क्यूटिकल था, मतलब क्यूटिकल यहाँ आ गया तो यहाँ पे ट्रेन रुक गई, यहाँ से ऊपर डिफ्यूजन है और इसमें तो अब्सेंट है। अभी तक कुछ भी याद नहीं किया है, चीजें अपने आप चल रही है। ठीक है, अब अर्थ्रोपोडा को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे कर देते हैं, यहां पर बातें करते हैं। अब यहां पे आपको मुख्य रूप से दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो गिल्स है ना, देखो गिल्स, 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 और दूसरी कौन सी है, लंग्स। अब ये 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि गिल्स जो होते हैं मछलियों में पाए जाते हैं, मछली कहां रहती है, पानी में, मतलब गिल्स का लेना देना किससे है, पानी से है, मतलब जो जानवर पानी में पाए जाएंगे वो गिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोलस्का, इकाइनोहेमी, ये कहां रहते हैं, पानी में ही तो रहते हैं, फिश आगे, मछली आगे पानी में रहते हैं, और यहां पर लंग्स का यूज हो रहा है ना। एम्फीबियंस देखो, एम्फी का मतलब ही होता है बोथ, ड्यूअल, मतलब यहां पर चीजें जमीन पर आने लग गई हैं, तो जो जमीनी है उनमें लंग्स और पानी वाले हो गए गिल्स हो गए। अब यहाँ पे यूरो और सिफेलो में याद रखना, फेरिंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे रखना। ठीक है, अब एक मोलस्का में बात आती है कि फीदर लाइक गिल्स होती हैं, ये आप भूल जाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अब फीदर लाइक गिल्स किस में होते हैं, अब भूल जाओगे। अब देखो, फीदर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंख, है ना, फीदर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंख, तो पंख के ही एक रिलेटेड वर्ड है शंख, आपने देखा ही होगा ना, शंख तो उम्मीद करता हूं इतनी हिंदी सब समझते हैं, देखा ही होगा, तो पंख, शंख, और शंख कहां से मिलते हैं, अपने को मोलस्का से ही तो मिलते हैं, ये भी सबको पता होगा, तो पंख, शंख, यहाँ पे ये मैच करा देना है। अब यहां पर बात करते हैं भाई अर्थ्रोपोडा में कैसे चीजों को याद करना है। सबसे पहले हम इंसेक्ट को टारगेट करते हैं। अब देखो इंसेक्ट में ही आता है कौन, अपने कॉकरोच भाई साहब, तो हमने कॉकरोच को पढ़ा हुआ है ना, दूसरे चैप्टर में हम कॉकरोच को पढ़ते हैं ना, तो वहां पर कॉकरोच का जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो ट्रेकिया का जिक्र होता है, तो कॉकरोच में ट्रेकिया है तो इंसेक्ट में भी ट्रेकिया, ये अपने को याद हो गया। ठीक है, इंसेक्ट वाला हो गया। अब देखो कॉमन सेंस लगाते हैं, देखो प्रॉन है, क्रैब है, आपने सुना होगा ना, ये सी फूड है, सी फूड मतलब समुद्र में से निकाले गए हैं, तो मतलब ये पानी में रहते हैं। अब पानी में रहते हैं तो जाहिर सी बात है इनमें लंग्स तो होंगे नहीं, इनमें क्या है, गिल्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब गिल्स कौन से में थे, बुक गिल्स कौन से में थे, ये कैसे याद करें। अब क्रैब क्रैश, क्रैब क्रैश, क्रैश मतलब क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में आप क्या करते हो, किताबें, बुक्स पढ़ते हो, ये भी याद हो गया। कुछ भी अब तक ट्रिक से किया ही नहीं है, अपने आप अब बनती जा रही है चीजें। ठीक है, अब स्कॉर्पियन की बात करते हैं। स्कॉर्पियन क्या होता है, या तो इसको ऐसे याद रख लो कि स्कॉर्पियो जो गाड़ी होती है कहां पे, पानी पे तो चलती नहीं है, जमीन पे चलती है, जमीन पे चलती है तो जाहिर सी बात है लंग्स हो गया, गिल्स तो हो ही नहीं सकता, बुक लंग्स हो गया। या नॉर्मल ऐसे भी कि स्कॉर्पियन बिच्छू होता है, भाई बिच्छू आपको इमेजिन करो कि पानी में, आप इमेजिन भी नहीं हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है कि कहीं दीवार पे या अलमारी के नीचे, बेड के नीचे, ऐसी जगह पे मान लो, है ना, इमेजिन भी ऐसे हो रहा है, मतलब जमीन पे इमेजिन हो रहा है, तो इसमें लंग्स हो गए। तो भाई एक बार फिर से देख लो इनको ध्यान से, एक भी चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं है, सारे याद हो चुके हैं। और भाई इसी बात पे एक लाइक ठोक दो और एक अच्छा सा कमेंट मेरी तारीफ में बनना ही चाहिए। मैं मांग नहीं रहा लाइक, मैं बोल रहा हूं लाइक तो बनता है बॉस। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब अंग्रेजों को क्या है ना, चुल रहती है थोड़ी सी कि नॉर्मल नॉर्मल नहीं भाई, कुछ है ना कि डेफिनेशन और ये वर्ड वुड कुछ अलग से देते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जिस भी रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर गिल्स हैं तो उसको ब्रेंकियल रेस्पिरेशन ये नाम दे देते हैं, कि जहां जहां पे गिल्स यूज हो रहे हैं उसको ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोल दिया, और जहां पे लंग्स यूज हो रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर उनको पल्मोनरी रेस्पिरेशन का नाम दे दिया उसको। ठीक है, तो पल्मोनरी वर्ड का तो मैं पहले भी आपको बताया है कि जहां भी पल्मोनरी वर्ड आ जाए मतलब लंग्स के रिलेटेड है, कि पल्मोनरी आर्टरी, ऐसी आर्टरी जो लंग्स से कनेक्टेड होगी, पल्मोनरी वेन, है ना। आप किसी बड़े हॉस्पिटल में भी जाओगे तो पल्मोनरी वाला जो डिपार्टमेंट होगा मतलब वहां सांस की बीमारियों का इलाज हो रहा है।
ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी तक देखो हमने सारे एनिमल्स के बारे में देखा था, अब हमारा इंटरेस्ट किसमें है? मैमल्स में। मैमल्स में भी हमें दिखाई दिए कौन? ह्यूमंस। अब हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ह्यूमंस में है और किसी जानवर की हम बात नहीं कर रहे। और ये जो भी लिखा हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी, इसको छोड़ो, हमें पढ़ना तो है ही नहीं, हमें चीजों को सिर्फ देखना है। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना चाह रहे हैं और ये आपकी भाई सुंदर सी तस्वीर है, मेरी नहीं है, ये आपकी तस्वीर है। ये आपकी सुंदर सी नाक है, ये आपका सुंदर सा मुंह है और ये आपकी आंख है। आंख मतलब भैंस की आंख, भैंस की आंख मतलब ये अपने सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, ये अपने को पढ़ना ही नहीं है, बाकी चीजें पढ़नी है। ठीक है, और ये आपका सुंदर सा टेटुआ है जो मैं नहीं दबाऊंगा। और ये भाई आगे आपके क्या बन गए? ये आपके फेफड़े यानी लंग्स आपके पूरे बन जाएंगे नीचे। अब आप बोलोगे ऐसे लंग्स तो ऐसे दिखाई नहीं देते, हमने तो डायग्राम में कुछ और ही देखा है। तो भाई लंग्स ऐसा दिखाई देगा, पर इसके अंदर क्या है? ये स्ट्रक्चर कैसे बनी है? तो ऊपर से दिख रही है ना आपको, असल में इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यही तो है, इसके अंदर यही तो समाया हुआ है। तो ये चीजें अपने को अब देखनी है। ठीक है, अब देखो फिर से वही 5वीं क्लास में आ जाते हैं। कुछ नहीं है, अपने को कुछ नहीं पता, सिर्फ 5वीं क्लास के हम स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता है हम नाक से ऐसे सांस ले रहे हैं, ठीक है, और मुंह से हम खाना खा रहे हैं। एक बार सांस लेके देखो नाक से, मुंह बंद करके नाक से सांस लो। फील हो रहा है ना कि हवा कहां से जा रही है, ऑक्सीजन कहां से जा रही है? नाक से हम सांस लेते हैं, मुंह से हम खाना खाते हैं। तो ये बेसिक सी नॉलेज है अपने को कि यहां पर भाई डिवीजन है, मतलब हमने जो खाना खाया और नाक से सांस ली, ये दोनों यहां पर मिक्स नहीं हो रहे। बीच में भाई एक ईंट की दीवार लगाई गई है, जो अपने को फील भी होते हैं। अपने मुंह में देख लो आप, है ना, आपको फील हो जाएगी। बट जैसे ही आप यहां पर आओगे, आगे को जाओगे, तो यहां पर एक ऐसी जगह है जिसको फेरिंग्स बोल दिया जाता है, कि जहां पर खाने और हवा के लिए अलग अलग जगह नहीं है, दोनों यहां पर कॉमन स्पेस है। तो इसके लिए एनसीईआरटी लिखती भी है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फालतू का आपने को पढ़ना ही नहीं है, अपने को सिर्फ चीजें देखनी है। मैं सारा बता दूंगा, टेंशन मत लो, मैं सारा बता दूंगा। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है हर हाल में पता होना चाहिए। सुपर हिट क्वेश्चन है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मतलब इस जगह पे फूड और एयर दोनों एक साथ में कॉमन पैसेज है। ठीक है, अब यहां पर अपने को एक डब्बा पाया जाएगा। डब्बा मतलब बॉक्स। ये बॉक्स किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। मतलब एक डब्बा पाया जाएगा जो कार्टिलेज का बना हुआ है, उसको क्या बोल देंगे? लैरिंग्स बोल देंगे। अब लैरिंग्स का काम क्या है? साउंड प्रोडक्शन। जैसे मैं सुंदर सुंदर गाने गा सकता हूँ दर्शन रावल की आवाज, मेरा दिन भी तू मेरी शाम, मोटी आवाज में भी गा सकते हैं, पतली आवाज में भी। ठीक है, तो साउंड प्रोडक्शन इसका काम है, इसीलिए इसको साउंड बॉक्स भी अब बोल देते हैं। अब देखो इस पॉइंट से हम क्या बोलते हैं? हम खाने को बोलते हैं। भाई खाने भाई साहब, तेरे लिए हमने अलग रास्ता बना दिया है, अलग पाइपलाइन बना दी है, तो इस वाली पाइप में जा। जिसको हमने क्या बोल दिया? खाना जिस पाइप में गया है उसको बोल दिया फूड पाइप, जिसको इसोफेगस भी बोल देते हैं। और हवा जो थी, अपनी हवा को हमने अलग रास्ते भेज दिया, जिसको हमने क्या बोला? देखो, जिस रास्ते में हवा गई है उस पाइप को क्या बोल देंगे? विंड पाइप, जिसको ट्रेकिया भी बोल देते हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल बातें क्लियर है, इतनी बातें। ठीक है, अब जो खाना गया है जिस सिस्टम में, उसको आगे जाके क्या है? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा, और जिस सिस्टम में अपनी हवा गई है, रेस्पिरेशन होगी, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाएगा। कुछ भी कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, अब यहां देखो, ये अपनी क्या है? फूड पाइप है, ये क्या है? विंड पाइप है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये क्या है? ओपनिंग ऑफ फूड पाइप है, जिसको गलेट बोल दिया जाता है। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप एनसीईआरटी में दिया गया है। और क्या मैं इसको बोल सकता हूं सेम इसी तरीके से? क्या मैं इसको बोल सकता हूं ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है, जिसको ग्लोटिस बोल दिया जाता है। गलेट ग्लोटिस में कंफ्यूज मत होना, इसको आप एपिग्लोटिस से याद कर लेना कि एपी मतलब ऊपर, ग्लोटिस मतलब ग्लोटिस के, मतलब यहां पर इसके ऊपर, किसके ऊपर? ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप लगा हुआ है। यह किस लिए लगा हुआ है? कि जब हमने खाना खाया तो खाना हमारे सांस की नली में ना चला जाए, अपनी विंड पाइप ट्रेकिया में ना चला जाए, उससे बचाने के लिए ये यहां पर कार्टिलेज का फ्लैप लगा हुआ है कि खाना इस पे गिरेगा, ये यहां से ऐसे ढक्कन बंद हो जाएगा, फिर खाना यहां से जाएगा। अगर खाना इसमें चला गया तो क्या आपने अपने फील किया ना, खाना खाते खाते आप बोलते हो या हंसते हो, कई बार वो ना वो फंस जाता है, वो खांसी सी आती है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस क्या है? कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप है ना, जो किसके ऊपर है? जाहिर सी बात है, एपी मतलब ऊपर, ग्लोटिस मतलब ग्लोटिस, जो ग्लोटिस के ऊपर है। तो अब ग्लोटिस विंड पाइप है या फूड पाइप की ओपनिंग है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है, गलत वाली भी क्लियर होगी। और ये काम क्या करता है, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो ईसोफेगस आगे जाके क्या करेगा, ये अपने को इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है, ये अपने काम की चीज नहीं है। अपने काम की चीज है ट्रेकिया आगे जाके क्या करने वाली है। तो देखो ये ट्रेकिया थी भाई, मैंने क्या बोला था? ट्रेकिया एक पाइपलाइन है, विंड पाइप है। अब
ये जब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, वर्टिब्री क्या होते हैं, वर्टिब्री कॉलम अपनी रीढ़ की हड्डी है ना, अब 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर वो वाले, ठीक है। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे जब ये ट्रेकिया पहुंची तो ये डिवाइड कर जाएगी ऐसे। तो जैसे ही ये डिवाइड की, इसको ब्रोंकाई नाम दे दिया जाएगा, है ना। पहली डिवीजन हुई तो प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर से डिवाइड कर जाएगी तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर से डिवाइड कर जाएगी तो टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर वो टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड करेगी तो ब्रोंकियोल्स, फिर वो डिवाइड करेगी तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर वो डिवाइड करके तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। अब यहां पर डिवीजन बंद हो गई है। अब अपने को क्या मिले, यहां पर लिफाफे मिले, बैग मिले, हमने को यहाँ बैग मिले बहुत सारे, और बैग को बायोलॉजी की भाषा में सैक बोल देते हैं। अब देखो, सेब का बैग, उसमें सेब पाई जाएंगी, अमरूद का बैग, उसमें अमरूद पाए जाएंगे। ये क्या है, अल्वियोलाई का बैग, यानी अल्वियोलर सैक, मतलब इसमें अल्वियोलाई पाए जाएंगे, इसमें अल्वियोलाई पाए जाएंगे। और अल्वियोलाई भी कैसे पाए जाएंगे, देखो ये अल्वियोलाई है और ये उसकी डक्ट है, मतलब चीजें ऐसे ट्रांसपोर्ट, मतलब ऑक्सीजन आई और वो ऐसे ट्रांसपोर्ट हो गई है। अब ऑक्सीजन को आपको भेजना कहां है, ब्लड में भेजना है। ब्लड में क्यों भेजना है ऑक्सीजन को, ताकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाए। तो यहां पर भाई ऑक्सीजन पहुंच गई है। अब यहां से ऐसे क्या है, ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड है, और ये यहां से ऐसे चीजें आदान प्रदान होंगी। CO2 ब्लड में से आएगी, वो ऐसे बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही काम चलता है, ठीक है। अब देखो, इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि ये ठीक है भाई, ये चीजें तो अपने को समझ में आ गई, पर इसमें लंग्स किसको बोलते हैं। देखो, यहां तक ये अपनी ट्रेकिया थी। अब ट्रेकिया से नीचे ये जो पूरा जो है ना, ये पूरा ट्रेकिया से नीचे पूरा है, प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके एल्वियोलाई तक, इसी को हम पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। जो कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यही लंग्स की डेफिनेशन है, यहां भी मैंने लिखा हुआ था ना, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई, इसी को क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। अब देखो, एक कॉमन सेंस की बात देखते हैं, कॉमन सेंस की बात है ना, कुछ भी याद नहीं करना, कॉमन सेंस की बात। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस पूरे सिस्टम में कि गैसेस का एक्सचेंज कहां हो रहा है, कि एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है वो कहां हो रही है, तो आप आसानी से बता दोगे कि गैसेस का जो एक्सचेंज है वो यहां हो रहा है, अल्वियोलाई पे हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं अल्वियोलाई प्लस अल्वियोलर डक्ट, इसको क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट है। रेस्पिरेटरी या एक्सचेंजिंग पार्ट कौन सा है, कुछ भी याद करना ही नहीं है यार, ऑटोमेटिक है, ये वाला है एक्चुअल में। तो बाकी का क्या है, बाकी का क्या कर रहा है, तो बाकी का क्या कर रहा है, पहला काम तो कर रहा है कि हवा को यहां से यहां तक भाई ट्रांसपोर्ट कराया, पहला ये काम है ना। और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्ड है कंडक्टिंग, मतलब ये कंडक्ट कर रहा है, हवा को यहां से यहां तक कंडक्ट कर रहा है। तो ये वाला जोन कौन सा हो जाएगा, अपना कंडक्टिंग पार्ट हो जाएगा। कहां से, नोस्ट्रिल से, है ना, नीचे ब्रोंकियोल तक अपना कंडक्टिंग पार्ट हो गया। रेस्पिरेटरी या एक्सचेंजिंग पार्ट कौन सा हो गया, अपना अल्वियोलाई और उसकी डक्ट हो गई। अब कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या कर रहा है कि यहां से यहां तक हवा को लेके आया, ट्रांसपोर्ट का काम, तो पहला काम ट्रांसपोर्ट कर दिया। दूसरा काम आपने देखा होगा, देखा क्या होगा आपको भी पता ही है, नाक में हमारे बाल बाल होते हैं, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमने सांस लिया, उसमें फॉरेन पार्टिकल था, बाल बाल उसको रोक देंगे। तो फॉरेन पार्टिकल को रोकने का काम किया, दूसरा काम, पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा फॉरेन पार्टिकल वाला। तीसरा काम देखो, यहां से जो हवा गई उसको ह्यूमिडिफाई करना है, ह्यूमिडिफिकेशन, ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम देखो, हम सांस ले रहे हैं, बाहर बहुत गर्म हवा है या बहुत ठंडी हवा है, तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाना है। ऐसा तो नहीं ना अल्वियोलाई को ही डैमेज कर दोगे, इतनी गर्म हवा है, तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाना जरूरी है। तो यहां से ये वाला सिस्टम जो है इसको बॉडी टेम्परेचर पे भी लाता है। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है, क्या है, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक काम हो गया, फॉरेन पार्टिकल वाला हो गया, ह्यूमिडिफाई हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया। एक्सचेंजिंग वाला तो देख ही लिया कि वहां पे गैसेस की डिफ्यूजन होगी, है ना, आदान प्रदान होगा, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। और एक ये छोटा सा पॉइंट है, ये जो एरिया है ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, मतलब ये वाला जो एरिया बनेगा आपका, यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज की बनी रिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कि इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट मतलब देखो, ये हो गई आपकी कंप्लीट रिंग और ये हो गई इनकम्प्लीट रिंग। इनकम्प्लीट कहां पे है, ये डोर्सल साइड में इनकम्प्लीट है। अब हम लंग्स की थोड़ा ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लेते हैं। अब देखो भाई, ये चीजें है ना, ऐसे के ऐसे याद कर लेना कि ये एपिग्लोटिस की लेबलिंग है, ये लेरिंग्स की है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, डायरेक्ट अपने को याद होना चाहिए। अब देखो, यहां पर प्लूरा का जिक्र किया गया है। देखो, कुछ भी नहीं करना है, हार्ट का डायग्राम याद करो। जैसे हमने हार्ट के बाहर देखा था कि दो वॉल की, डबल वॉल की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको हमने पेरिकार्डियम बोला था। ठीक वैसे ही प्लूरा है कि लंग्स के बाहर डबल वॉल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको प्लूरा बोल दिया जाता है। अब प्लूरा, जैसे पेरिकार्डियम के अंदर दो दीवारों के बीच में फ्लूइड, कौन सा, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट था, वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पेरिकार्डियम में करा था कि पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, वैसे ही यहां रिड्यूस फ्रिक्शन आपको याद रखना है। अब देखो, बाहर वाली जो इसकी दीवार है उसको पेराइटल प्लूरा बोल देंगे, अंदर वाली को विसरल बोल देंगे। ये
तो इन कॉमन आपका बायोलॉजी में चलेगा कि बाहर वाली चीज को पैराइटल बोलते हैं, अंदर वाली को विसरल। फिर भी ना याद रहे तो ऐसे कर लेना, देखो पेरीफेरी पे हम करते हैं ना, देखो ये मान लो सर्कल है तो इसकी पेरीफेरी कहां बनेगी, यहाँ पे है ना, बाहर की साइड बनेगी ना, इसकी पेरीफेरी यही तो बनेगी, तो पेरीफेरी पैराइटल मतलब बाहर वाली साइड अपना पैराइटल, अंदर वाला विसरल हो जाएगा। और लंग्स के नीचे यहां अगर आप देखोगे तो आपको एक मसल दिखाई देगी जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। देखो डी फॉर डोम, डी फॉर डायफ्राम, डी फॉर डी, मतलब इसकी शेप डी जैसी ही है, ऐसे याद रखना। डोम शेप कैसी होती है, डी जैसी ही होती है। डी फॉर डोम, डी फॉर डायफ्राम, डी फॉर डी, तो सारा मैच ही हो रहा है। डायफ्राम क्या है याद रखना, एक मसल है, याद रखना डायफ्राम एक मसल है। तो मेरे प्यारे तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, हमें अब तक पढ़ के इतनी बात तो क्लियर होगी कि लंग्स जो है भाई वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। तो इतना ही जरूरी ऑर्गन है, तो जाहिर सी बात है उसे प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, इसे बचा के रखना पड़ेगा। तो इसकी बचाव के लिए हमने इसके चारों तरफ एक कवच बना दिया, एक शील्ड बना दी, जिसको हम थोरेसिक चैम्बर बोल रहे हैं। अब लंग्स को भाई चारों दिशाओं से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, चारों दिशाओं यानी डोर्सल साइड से भी, डोर्सल यानी हमारी कमर वाली साइड से, वेंट्रल यानी हमारी ये चेस्ट वाली साइड से, लेटरल यानी देखो रिब्स जो है यहां से साइड से होके पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम पे जा रहे हैं लेटरल साइड से, और लोअर साइड से भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लोअर साइड से कैसे, ऐसे, ठीक है। तो थोरेसिक चैम्बर कौन कौन बना रहा है, डोर्सल कमर वाली साइड से वर्टिब्रल कॉलम हमारी रीढ़ की हड्डी बनाएगी, जाहिर सी बात है, इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, कुछ भी याद करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक है सब, ठीक है। वेंट्रल साइड से कौन, चेस्ट वाली साइड कौन दिखाई दे रहा है, स्टर्नम दिखाई दे रही है, इसमें भी कुछ याद नहीं किया। लेटरल कौन जा रहा है भाई, रिब्स जा रही है, तो लेटरली रिब्स होगी। लोअर साइड पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अपने को, डायफ्राम, तो कुछ भी याद किया ही नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे एक बात याद रखना, ये भी बोन है, ये भी बोन है, ये भी बोन है, और ये डायफ्राम क्या है, अकेली एक मसल है। तो थोरेसिक चैम्बर में ये सारी बोन्स हैं और यहाँ पर एक मसल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें हम इंस्पिरेशन यानी सांस को अंदर खींचना सीखेंगे, एक्सपिरेशन यानी सांस को बाहर छोड़ना सीखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बच्चों को इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी हो जाती है, पर बहुत ही आसानी से इसको कवर करेंगे। देखो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, जो लिखा हुआ है कुछ भी ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूं ना, जहां ये पेंसिल चलेगी वहीं पे आपको ध्यान देना है, बाकी सब बकवास है, ठीक है। देखो ये पूरा टॉपिक हम इन चार कुंजियों से, चार की से हम सोल्व कर लेंगे। यही चार चीजें अपने को चाहिए हैं, पूरा टॉपिक अपने आप आपके सामने बन के आ जाएगा। हाँ, पहली चीज क्या है कि जो एयर की मूवमेंट होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगी, ये होगी हमारी पहली चीज। दूसरी चीज हमने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी पढ़ा है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो इसके अकॉर्डिंग प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज है, एक वर्ड आएगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। देखो इंट्रा मतलब इनसाइड, अंदर, देखो इंटर होता है बीच में, है ना, कि इंटर माई हैंड्स मतलब दो मेरे हाथों के बीच में, और इंट्रा हैंड मतलब इस हाथ के अंदर। तो इंट्रा मतलब इनसाइड, पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है लंग्स, और प्रेशर मतलब प्रेशर, मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। एक वर्ड आएगा इंटर कोस्टल। देखो कोस्टल जो वर्ड होता है वो रिब्स के लिए यूज होता है, इंटर मतलब बीच में, मतलब इन बिटवीन रिब्स हो जाएगा, ठीक है। इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज कभी भी जिंदगी में मत होना, ठीक है। तो यही चार चीजें थी जिसपे ये पूरा बेस्ड टॉपिक है। अब देखो पहले हम इंस्पिरेशन सीखना चाहते हैं। देखो अब मैं इसको इंस्पिरेशन बोलता हूं, अब आप बोलोगे इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन, भाई मेरी अंग्रेजी ऐसी है, आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, बस इतना बोलता है, कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंस्पायरेशन, चलो आपको बोल देते हैं, इंस्पायरेशन सीखना चाहते हैं, है ना, और इंस्पायरेशन अपने को समझ में आ गया तो एक्सपायरेशन में कुछ नहीं करना, ठीक इसके ऑपोजिट चीजें कर देनी है, अपने आप वो बनता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इंस्पायरेशन का मतलब है हमें सांस लेनी है, हमें सांस हवा को अंदर भेजना है, कहां से, एटमॉस्फेयर से हमें हवा को अंदर लंग्स में भेजना है। इमेजिन करो इस सिचुएशन को, सांस लो एक बार, मैंने सांस लिया मतलब मैंने एटमॉस्फेयर से हवा को अपने लंग्स में भेजा, मतलब जाहिर सी बात है हमारे लंग्स कहां होने चाहिए, लो प्रेशर पर, और एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर पर, तभी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें जा पाएंगी। मतलब हमें ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है हवा अंदर खींचने के लिए कि हमारे लंग्स लो प्रेशर पर हो और एटमॉस्फेयर हाई पर हो, तो इससे क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें चली जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन हम लंग्स में क्रिएट कैसे करें, तो हम क्या करते हैं भाई, प्रेशर को डिक्रीज करने
के लिए वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। ये हमने कहाँ सीखा था? यहाँ सीखा था, है ना? कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो भाई अगर हम लंग्स में थोरेसिक चैम्बर में वॉल्यूम को बढ़ा दे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये वॉल्यूम, अब ये प्रेशर कौन सा है? ये प्रेशर लंग्स के अंदर का प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, उस प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, अब वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं भाई? तो वॉल्यूम दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है। एक तो देखो, ये डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। एक तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे, और एक क्या है? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे, है ना? एक तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में वॉल्यूम को कौन बढ़ाएगा? तो हमने डायफ्राम की बात की थी कि डोम शेप ऐसा होता है। तो डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये डायफ्राम जो डोम शेप था ये फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने से ये जो एक्स्ट्रा 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 वॉल्यूम थी ये बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। और इस डायरेक्शन में कौन? इंटरकोस्टल मसल है। इंटरकोस्टल मतलब, इंटर मतलब बीच में किसके, कोस्टल मतलब रिब्स के बीच में जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, है ना? यहां पर एक्सटर्नल की बात की है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल भी होती है एक्सटर्नल भी होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे इमेजिन ही कर लो ना कि रिब्स ऐसे फूल जाएंगी, है ना? तो इस डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो इन दोनों ही केसेस ने क्या किया? वॉल्यूम को बढ़ा दिया अलग अलग डायरेक्शन में। तो वॉल्यूम के बढ़ने से क्या हुआ? प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज हो गया मतलब लंग्स हमारे जो लो प्रेशर कंडीशन पे आ गए, तो हाई से लो की तरफ चीजें मूव कर जाएंगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं एक्सपायरेशन बोल दूं, यहां पर एक्सपायरेशन की बात कर ले, तो वहां जो चीजें थी उसका रिवर्स कर दो कि एटमॉस्फेयर लो पे होंगे, लंग्स जो होंगे हाई पे होंगे। प्रेशर को इंक्रीज करना है मतलब वॉल्यूम को डिक्रीज करना है ना? डायफ्राम फ्लैट था तो इसको डोम कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। और यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी इंटरकोस्टल मसल की, वहां रिलैक्सेशन करा दी तो यहां डिक्रीज हो जाएगी, है ना? अब देखो ये बात कॉमन सी याद रखना कि इंस्पिरेशन में दोनों ही मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, डायफ्राम की भी और इंटरकोस्टल की भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और एक्सपायरेशन में दोनों ही मसल की रिलैक्सेशन हो रही है। डोम फ्लैट तो आपको याद ही नहीं करना है, वो आपको समझ आ ही जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम वो भी आपको समझ में आ गया, हाई लो वो भी आपको समझ में आ गया, कुछ याद ही नहीं किया। तो इसी को एक चार्ट में भी लिख दिया कि भाई इंस्पायरेशन में जो मसल है इंटरकोस्टल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, कुछ भी याद करना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आप सारा लिख दोगे। ठीक है, अब यहां पर ब्रीदिंग रेट की बात की गई है कि एक हेल्दी ह्यूमन, एक हेल्दी इंसान 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 12 से 16 एनसीईआरटी का डाटा है, याद रखना पड़ेगा। अब एक स्पायरोमीटर, देखो नाम में आ रहा है मीटर, मतलब कुछ मेजर करने का कुछ ये, है ना, इंस्ट्रूमेंट है। क्या मेजर करने का? तो देखो जो भी हम सांस ले रहे हैं, अब सांस नॉर्मल लेने में जितनी भी एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व हो रही है उसको एस्टिमेट करने में फायदा क्या होगा? मान लो मेरे को कोई सांस की बीमारी है, मैं चेक कराने गया, स्पायरोमीटर में देख लिया कि भाई मैं कितनी हवा से बाहर निकाल पा रहा हूँ, कितना इंस्पायर करना, वो उसको मेजर करके, है ना, बीमारी का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्मल, देखो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, कोई जोर नहीं लग रहा है ना, सिंपल सांस ले रहे हैं। पर अगर मैं आपको बोलूं कि आप जोर से सांस लो, ऐसे जोर से हवा को बाहर जोर से फेंको, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी जो एब्स एब्स अबडोमिनल, वैसे तो एब्स है नहीं ना मेरे ना आपके, ठीक है, पर जो मसल तो सबके पास है ना, जो अबडोमिनल मसल है अबडोमन में, उसका यूज हो रहा है ना। आप फील करके देखो, जोर से सांस लो, जोर से सांस छोड़ो, ऐसा लग रहा है जो पेट में मसल है, पेट के आसपास, उनका यूज हो रहा है। तो यही बात लिखी गई है कि वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, है ना, कि इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, किसकी मदद से? अब्डोमिनल मसल से, हम एडिशनल मसल इन अब्डोमिनल, यही बात लिखी गई। कुछ नहीं है लिखा हुआ, कुछ नहीं है, वो ये फील करके देखो, वही याद हो जाता है, नहीं तो उसको रटते रहो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की। देखो अपने को सिर्फ वॉल्यूम ही पढ़नी होती है, कैपेसिटी तो पढ़नी नहीं होती है। क्यों नहीं पढ़नी होती है? क्योंकि कैपेसिटी सारी वॉल्यूम को ही मिला के बनती है, तो सिर्फ अपने को वॉल्यूम ही पढ़नी होती है। और वॉल्यूम कितनी होती है? अपने पास 4 होती हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। इनको एक बार समझ लेते हैं। समझ कैसे लेते हैं? कुछ नहीं करना है, एक बार नॉर्मल सांस लेते हैं। हाँ, आराम से बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं। नॉर्मल सांस लीजिए, शुरू करिए। ये नॉर्मल सांस ले रहे थे हम, ठीक है, कि ये मैंने सांस अंदर ली, ये मैंने नॉर्मल सांस बाहर छोड़ी, ये मैंने नॉर्मल सांस अंदर ली, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ी। ठीक है, तो नॉर्मल जितनी भी सांस हम अंदर ले रहे हैं या जितनी भी सांस हम बाहर छोड़ रहे हैं, उसी को क्या बोल दिया जाता है? टाइडल वॉल्यूम बोल दिया जाता है। उसी को टाइडल वॉल्यूम बोल दिया जाता है। सबको याद रहती है कि 500 ml होती है। देखो कौन सी कितनी होती है ये याद करने की ट्रिक मैं बता दूंगा, इस पे अभी ध्यान मत दो। ठीक है, तो ये टाइडल वॉल्यूम है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो कि हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस मैंने बाहर छोड़ा है, अब मैं बोल दूं कि जोर से सांस अंदर खींचते हैं। मैंने नॉर्मल सांस बाहर छोड़ा, एक बार फिर से नॉर्मल सांस बाहर छोड़ूंगा, यहां मैंने नॉर्मल सांस बाहर छोड़ा, अब जोर से अंदर सांस खींचो, जितना मैं सांस ले सकता हूं अभी मैंने उतना सांस ले लिया है। अब
बाहर छोड़ दिया, ठीक है? एक्सपिरेशन की बात नहीं हो रही, इंस्पिरेशन की बात हो रही है कि मैंने नॉर्मल सांस बाहर छोड़ा था, फिर जोर से सांस अंदर खींचा। मतलब क्या है देखो, यहां तक की जो वैल्यू है वह मैं नॉर्मल सांस लेने में भी यूज कर रहा था, बट अगर मैं जोर लगा के सांस अंदर खींचता हूं तो ये एडिशनल मैं इतना सांस ले सकता हूं। एडिशनल मतलब ये रिजर्व पड़ी हुई थी, मतलब नॉर्मली मैं इसका यूज नहीं कर रहा था। रिजर्व नाम में आ गया, रिजर्व मतलब रिजर्व पड़ी हुई है, नॉर्मली यूज नहीं कर रहे, बट जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं? इंस्पायर किया तो इंस्पिरेटरी हो गया ना, इंस्पायर किया है तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो अपने को ये समझ में आ गई, तो सेम ऐसे ही हम ये भी समझ सकते हैं कि ठीक है, जब हमने नॉर्मली एक्सपायर किया था फिर जोर से इंस्पायर किया, तो ये भी हम समझ सकते हैं कि हमने नॉर्मली ऐसे इंस्पायर किया, नॉर्मल सांस अंदर ले रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, फिर जोर से सांस को बाहर फेंका कि ठीक है, ये उसकी रिजर्व एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पर एक बात देखो, एक रेजिडुअल वॉल्यूम आ रही है। रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, नाम में आ रहा है रेजिडुअल मतलब बचा हुआ। मतलब क्या है, आप कितना भी जोर लगा के सांस बाहर फेंक लो कि कितना भी सांस बाहर फेंक लो, ये वाली जो वॉल्यूम है ना, ये आप बाहर नहीं फेंक पाओगे, ये तो बच ही जाएगी किसी भी हालत में, आप कुछ भी कर लो। तो इसीलिए इसको बची हुई की बची हुई है भाई, इसको नहीं बाहर निकाल सकते। ठीक है, और इसकी वैल्यू को ऐसे याद रखा करो कि ये जो आर है, देखो रेजिडुअल वॉल्यूम आर से बनता है, तो आर को बीच में से काट लो, आर को बीच में से काट दोगे तो 12 बन जाएगा, ये आपकी 1200 ml बन जाएगी। अब देखो ये कॉमन सी कंफ्यूजन होती है कि इनकी वैल्यू को कैसे याद रखें, ठीक है? तो इसकी यार बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि टाइडल वॉल्यूम तो अपने को कभी भूलती नहीं है कि 500 ml होती है। तो या तो ये तरीका इसी डायग्राम से लगा लो कि देखो ईआरवी जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम के बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है, मतलब बराबर नहीं बोला मैंने, पास बोला है, तो ये बिल्कुल इसके पास पास कर दो कि ये 1200 है, ये 1011 हो जाएगी। और आईआरवी जो है देखो इस डायग्राम में सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, सबसे ऊपर मतलब सबसे ज्यादा होगी, 2500 से 3000 हो जाएगी। या ये तरीका लगा लो, या फिर ये तरीका लगा लो कि 500 को यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो इतना लगभग इतना आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दोगे तो लगभग इतना आ जाएगा। तो जो भी तरीका आपको सही लगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और यही वही डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको ऐसा कर करके समझाया, तो ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है, इनकी वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपेसिटी की। मैंने क्या बोला था कि वॉल्यूम आपको आ गई तो कैपेसिटी तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। अब देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, अब नाम में आ गया इंस्पिरेटरी मतलब आईआरवी, इंस्पिरेटरी तो इसमें आएगा ही आएगा, प्लस टाइडल वॉल्यूम कर दो। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईआरवी तो आएगा ही आएगा, प्लस टाइडल वॉल्यूम कर दो। वाइटल कैपेसिटी, देखो वाइटल शब्द का ही मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण मतलब यहां पर जो भी जरूरी है अपने लिए, है ना? अगर मैं बोल दूं रेजिडुअल वॉल्यूम तो बच जाएगी, तो ये इतनी जरूरी नहीं है, बाकी सारी तो क्या है, वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो बाकी सबको वाइटल में जोड़ दो। टोटल की बात आ जाए, देखो वॉल्यूम को मिलाना जुलाना है, 4 ही वॉल्यूम से सारा खेल चल रहा है ना। टोटल वर्ड आ गया, टोटल, तो टोटल में तो भाई टोटल सारी वॉल्यूम्स को मिला दो, 4 की 4 वॉल्यूम को टोटल में हमने मिला दिया, तो ये टोटल बन जाएगी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है? देखो अगर मैं आपको बोल दूं कि देखो फंक्शनल रेजिडुअल, नाम में आ रहा है रेजिडुअल मतलब बच गई, रेजिडुअल मतलब बच गई, फंक्शनल मतलब नॉर्मल फंक्शन करते हुए। तो अगर हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तो लंग्स में कितनी बची हुई है? ये टोटल बची हुई है ना? ये तो हमने जोर से सांस छोड़ा था ना, तो नॉर्मल सांस लेने में, नॉर्मल फंक्शन करने में इतनी लंग्स में बची हुई है, ये प्लस ये, कुछ भी याद नहीं किया, ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं। अब हमारा नेक्स्ट और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां पर हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, और इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन भी होती है, आप इसको रटने की कोशिश करते हो बार बार, पर भाई देखो मेरा वही है इस बार यार कि 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर चीज को एकदम पक्का करके जाएंगे, समझ के और फिर याद करके। ठीक है, शुरुआत करते हैं चलो इस टॉपिक की। देखो यहां पर जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इसकी डिवीजन कर लेते हैं यहां पे। इसकी डिवीजन हमने यहां पे क्यों की है कि ये वाला पोर्शन जो है ये बॉडी से बाहर का है, ये बॉडी से बाहर का है, और ये वाला पोर्शन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर का पोर्शन है। ठीक है, पहली बात इतनी समझ में आ गई। तो पहले हम बॉडी के बाहर ही डील कर लेते हैं कि बॉडी के बाहर अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 है और CO2 का 0.3 है। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? देखो अगर हम एटमॉस्फेयर में नॉर्मल 5वीं 6ठी क्लास में ये बात आ जाती है कि एटमॉस्फेयर में अगर हम देखते हैं कि गैसेस की परसेंटेज कितनी है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21% और CO2 होती है 0.04%। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पे आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा है तो यहां पर ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, यहां पर कम है तो यहां पर कम है। ठीक है, और भी इसका आपको अगर प्रूफ चाहिए तो 21 से इसको डिवाइड करके देख लेना, जो आंसर आएगा लगभग इसकी डिवीजन
से भी वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो किसी भी नॉर्मल बच्चे के दिमाग में ये वाली चीज देख के सवाल आएगा कि यार नाइट्रोजन इतनी ज्यादा है ना, ऑक्सीजन और ये तो इतनी कम है, तो हम नाइट्रोजन क्यों नहीं इनहेल कर रहे हैं? ये मैं अगर ना बताता तो ये सवाल आता ही नहीं, पर इससे ये सवाल जरूर आना चाहिए कि नाइट्रोजन भाई इतनी ज्यादा है अगर एटमॉस्फेयर में, हम उसको क्यों नहीं इनहेल करते? तो भाई नाइट्रोजन में होता क्या है, नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास ना एनर्जी है ना हमारे पास एंजाइम है, तो इसका यूज ही नहीं होता, ये हार्मफुल होते हैं, तो इसको हटा ही दो। तो इन्हीं दोनों में हम डील करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई भाई ऑक्सीजन का और इसका, है ना, मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया। अब देखो थोड़ी देर के लिए हमें सिर्फ ऑक्सीजन पे ध्यान देना है, थोड़ी देर के लिए CO2 को साइड में रख देते हैं, और हमारा इंटरेस्ट ये है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159 थी, तो डिक्रीज होके यहाँ अल्वियोलाई में 104 कैसे हो गई, और यहाँ पे डिक्रीज होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 कैसे हो गई, टिश्यू में ये 40 कैसे हो गई। तो एक एक करके मैं आपको बड़े ही प्यार से समझाऊंगा। देखो ये 159 से हमने जैसे ही सांस लिया, जैसे ही अल्वियोलाई में ऑक्सीजन गई, तो ये 104 कैसे हो गई? इसका जवाब ये है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है। अब नॉर्मली देखो बारिश का मौसम होता है, हम बोलते हैं ना कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है आज, मतलब हवा में पानी ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी मतलब अब पानी की बात हो रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर से जब हवा अल्वियोलाई तक आई है, तो रास्ते में ह्यूमिडिफिकेशन भी हुई है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है थोड़ा बहुत पानी भी आया है, तो उस पानी ने इस ऑक्सीजन को थोड़ा बहुत रिप्लेस कर दिया है, तो उस रिप्लेसमेंट की वजह से ऑक्सीजन घट गई है, 104 हो गई है। देखो हमारा टारगेट क्या है, ये सारा तामझाम हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इस ऑक्सीजन को हमें कहां पहुंचाना है, इस टिश्यू के पास पहुंचाना है। इसको भाई ऑक्सीजन की जरूरत है, बहुत जरूरत है। ठीक है, तो ये काम हम करेंगे कैसे कि यहां से एक ब्लड वेसल भेज देते हैं, ब्लड वेसल में ब्लड ऐसे बह के जाएगा और वो टिश्यू के पास ऑक्सीजन को ले जाएगा। और ब्लड में क्या है, ब्लड में है भाई आरबीसी है, आरबीसी पे हीमोग्लोबिन है, जो इस ऑक्सीजन को अपने ऊपर बिठा के ले जाएगा। यही सिंपल सी कहानी है। ठीक है, अब देखो यहां से 104 से जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन गई, मतलब उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दिया, तो 95 कैसे होगी, ये डिक्रीज कैसे हुआ? अब देखो जो हीमोग्लोबिन आए थे, ऐसा तो नहीं है ना उनका नंबर जो है अनलिमिटेड है कि भाई कितनी भी ऑक्सीजन भेजो हम सबको बिठा के ले जाएंगे। नहीं भाई, हीमोग्लोबिन की एक सैचुरेशन पॉइंट, एक लिमिटेड नंबर है ना, तो वो भाई जितनी ऑक्सीजन को बिठा के ले जा सकते थे वो ले गए, बाकी की बच गई, इसीलिए ये डिक्रीज दिखाई देता है। भाई ये 95 ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, टिश्यू के पास पहुंच गई। अब दिक्कत अपने सामने क्या आ गई कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब क्या है, इस ब्लड में से ऑक्सीजन को निकाल लिया गया है, बट फिर भी हमें यहाँ 40 क्यों दिखाई दे रही है ना? आपको पूछना चाहिए, अगर टिश्यू को ऑक्सीजन की इतनी ही जरूरत थी तो ये पूरी की पूरी 95 उतार लेता, इसने ये 40 को क्यों छोड़ दिया, इसने सिर्फ 55 ही यूज की है। तो भाई इसका सिंपल सा ये रीजन होता है कि यहां से देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि यहां से हीमोग्लोबिन ब्लड में से ऐसे बह के आ रहा है और यहाँ पे वो 5 मिनट का ब्रेक ले लेगा कि भाई जितना सामान है उतार ले, मैं यहाँ 5 मिनट खड़ा हूं। नहीं, ये ऐसे फ्लो होके आ रहा है ना, ये ऐसे फ्लो होके आ रहा है, तो इस फ्लो में भाई जितनी उतर पाई, जितनी यूज हो पाई हो गई, नहीं तो वो तो सर्कुलेशन में ही चलेगा ना। तो इस वजह से ये होता है, इस वजह से ये डिक्रीज। तो अपने को सारे डिक्रीज इंक्रीज समझ में आ चुके हैं कौन कैसे है। ठीक है, और वैल्यू भी अपने को याद है। ठीक है, अब CO2 की बात कर लेते हैं। तो CO2 के लिए सिंपल सी ट्रिक है कि CO2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी 45 और मिनिमम होगी 40, इसी के बीच CO2 खेल रही है। एटमॉस्फेयर की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो अलग खेल है, बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम 45, मिनिमम 40, मैक्सिमम मिनिमम के बीच में खेल रही है। और जाहिर सी बात है O2 और CO2 एक दूसरे की दुश्मन है, तो ऑपोजिट चलेंगी। मतलब O2 जहां हाईएस्ट है वहां CO2 मिनिमम हो जाएगी, O2 जहां ज्यादा है वहां CO2 मिनिमम हो जाएगी। जहां ऑक्सीजन कम होने लगेगी वहां CO2 अपने मैक्सिमम में है, जहां ऑक्सीजन कम होगी वहां CO2 अपने मैक्सिमम में है। जाहिर सी बात है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 मिनिमम पे होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 मैक्सिमम पे होगी, है ना? टिश्यू ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया है, मतलब CO2 का बोलबाला है। सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, कुछ भी याद अपने को करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट आता है कि एनसीईआरटी लिखती है कि ऑक्सीजन और CO2 में से बात की जाए कि ब्लड में किसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, तो CO2 की सोल्यूबिलिटी 20 से 25 गुना ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या होता है कि CO2 पानी के साथ रिएक्ट करके, या मैं दिखाई देता हूं कि CO2 पानी के साथ रिएक्ट करके भाग के रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देती है ना? तो इस वजह से ये सोल्यूबिलिटी बढ़ गई, मतलब इसी वजह से क्या है, इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है। अब नेक्स्ट भाई, ये जो हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया था कि यहाँ से ऐसे ब्लड वेसल होगी, ऐसे ऑक्सीजन जाएगी, ऐसे CO2 जाएगी, तो इसी को हम थोड़ा जूम करके देख रहे हैं। देखो ये कुछ नहीं है, हम वो बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं, वही है। ये हार्ट है भाई, यहाँ पे लंग्स दिखा दिए हैं, यहाँ टिश्यू है, जो भी पल्मोनरी आर्टरी वेन, ये वही चीजें हैं। और ये पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सिस्टमिक वेन, देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि पल्मोनरी मतलब लंग्स, सिस्टम मतलब आप याद रखा करो टिश्यू, कि जो टिश्यू से जुड़ी हुई है वो सिस्टम होगी, पल्मोनरी मतलब लंग से जुड़ी हुई है, बाकी कोई
चीज नहीं है। और ये वही है कि भाई अल्वियोलाई है, यहाँ से ब्लड वेसल आ रही है, तो उसी चीज को हम यहाँ जूम करके देख रहे हैं, ये अपने काम की चीज है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर दिख क्या रहा है कि ये भाई अल्वियोलाई है ग्रीन कलर की, ये रेड कलर की अपनी ब्लड वेसल है, और यहां से गैसेस का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है कि ऑक्सीजन भाई अंदर की तरफ जा रही है, CO2 बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं ये वो दीवार है, ये वो दीवार है जहां से गैसेस का डिफ्यूजन इसके आर पार हो रहा है। तो इस दीवार में अपने को तीन चीजें दिखाई दे रही हैं कि एक तो अल्वियोलाई की ये ग्रीन वाली लेयर हो गई, एक ब्लड वेसल की ये रेड वाली दीवार लेयर हो गई, ठीक है, और एक इनके बीच में जो ये आ गई ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, बेसमेंट नहीं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो तीन ही चीजें हैं, क्या है, एक तो अल्वियोलाई वाली स्क्वेमस एपिथेलियम हो गई, दूसरी क्या है इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और एक ये ब्लड वेसल की एंडोथेलियम हो गई। तो तीनों को ही मिला के क्या बोल दिया गया कि ऐसी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जिसमें तीन लेयर आ रही है, 1 2 3, हमने तीनों देख ली है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात की जाए तो एनसीईआरटी लिखती है कि इसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, मच लेस देन मिलीमीटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अपने को दो ही गैसेस का ट्रांसपोर्ट देखना है ना, पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, 97% आरबीसी और 3% प्लाज्मा। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि प्लाज्मा के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, देखो CO2 में डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा, ये क्यों बोलते हैं कि डिजोल्व्ड, है ना। और आरबीसी का तो अपने को पता ही है कि आरबीसी के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसका काम ही क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, तो मेनली भाई आरबीसी के थ्रू ही होती है। और 3% डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा, है ना। ये क्यों आया, देखो मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था कि एक समुंदर है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो ये जो पानी भरा हुआ है ना, ये प्लाज्मा होता है, मतलब ब्लड का लिक्विड पोर्शन जो होता है वो प्लाज्मा होता है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या क्या होती है, इस समुंदर में पानी भरा हुआ है, उसमें मछलियां तैर रही है, तो मछलियां हैं वो ब्लड की सेल्स हैं। ठीक है, तो पानी में अगर कोई चीज घुली हुई होगी तो आप वर्ड क्या यूज करोगे, डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा। ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि प्लाज्मा के ऊपर बैठ के ऑक्सीजन जा रही है ना, डिजोल्व्ड ही वर्ड यूज करोगे। हाँ, मछली के ऊपर बैठ के जाएगी, सेल के ऊपर बैठ के जाएगी, तो उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये वर्ड यूज होता है। तो मेनली ये 97%, ये 3% हो गया। अब यहाँ CO2 की बात करें तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। देखो ABCD लिखनी है, कुछ नहीं करना है, ABCD, बस। यहां पर ए का कोई मतलब नहीं है, बी से क्या आ जाएगा, बाय कार्बोनेट आ जाएगा, सी से क्या आ जाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, डी से क्या आ जाएगा, डिजोल्व्ड फॉर्म आ जाएगा। और आपको करना क्या है, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा देना है, 70%, ये 20 से 25%, बचा हुआ ये 7% हो जाएगा। अब देखो ये CO2 वाली चीज को साथ में ही निपटा लेते हैं, ऑक्सीजन वाला थोड़ा हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, बी यानी बाइकार्बोनेट, सी यानी C4 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, डी यानी डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, परसेंटेज मैंने आपको बता दी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देनी है। तो भाई बाइकार्बोनेट आखिर बनता कैसे है कि CO2 है, उसने पानी के साथ रिएक्ट किया, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, और ये टूट के H+ आयन दे देगा, और ये क्या बन गया, बाइकार्बोनेट, ये बन जाएगा। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, अगर CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाए, ये मैं आपको उधर भी बताऊंगा ऑक्सीजन वाले में, टेंशन मत लो। और ये तो भाई डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा तो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर हमें ऑक्सीजन के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में कि अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है तो उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ देखो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और CO2 के साथ याद रखना है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसका थोड़ा लंबा गेम चलता है, बट यही याद रखना कि CO2 के साथ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन का मुख्य रूप से काम क्या है, हम बार बार बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन का मुख्य रूप से काम क्या है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। तो इसी के बारे में ये कुछ हमें समझना पड़ेगा। देखो कहानी को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखो हम हॉस्पिटल जाते हैं, है ना, आपने देखा होगा आपके घर में कोई, या आप बोलते हैं ना कि कितना ग्राम खून निकला भाई तेरे में, 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम, बोलते हैं ना कि हम डायरेक्ट वर्ड यूज करते हैं कि मेरे में 16 ग्राम खून है, 12 ग्राम खून है। तो वो खून असल में क्या होता है, तो वो असल में हीमोग्लोबिन होता है। कि मेरे अंदर अगर 15 ग्राम खून मैं बोल रहा हूं नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब वो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। तो अब आपको पूछना चाहिए क्या वो 12 से 16 ग्राम जितना भी होता है कि नॉर्मल वैल्यू है ये उसकी, कि क्या वो मेरी पूरी बॉडी के अंदर है, कि मेरी बॉडी में जितना भी ब्लड है उसमें इतने ही ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, नहीं भाई, वो 100 ml ब्लड की बात हो रही है कि किसी इंसान में, नॉर्मल इंसान में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कितने ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बार बार ये बात कर रहे हैं
हैं कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना, मतलब हीमोग्लोबिन अपने ऊपर ऑक्सीजन को बिठा के ले जाएगा। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बिठा के ले जा सकता है, तो 4 मॉलिक्यूल को वो बिठा के ले जा सकता है। अब आपसे कोई पूछ ले कितने ऑक्सीजन के एटम्स को, तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो मल्टीप्लाई आप इजीली कर दोगे। ठीक है। अब कोई तिकड़मबाजी करने आया कि भाई ठीक है तुमने मॉलिक्यूल का तो बता दिया, पर मैं आपको वजन करके हीमोग्लोबिन दूंगा, कि मैंने तराजू पे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को तोल दिया, फिर आपको पकड़ा दिया कि ये 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, बताओ ये कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। अब हमसे सवाल मॉलिक्यूल का पूछा गया तो हमने मॉलिक्यूल में जवाब दिया। अब हमसे वजन का सवाल पूछ लिया जाएगा तो हम वजन में ही जवाब देंगे। अब ऑक्सीजन एक गैस है तो उसको आप ग्राम में तो जवाब दोगे नहीं, वॉल्यूम में एमएल में ही जवाब दोगे। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि 100 ml ऑफ ब्लड कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 100 ml ऑफ ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 12 से 16, और ये 1 ग्राम का अपने को डाटा मिल गया, मल्टीप्लाई करके लगभग आंसर आ गया 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन 100 ml ऑफ ब्लड का। कोई भी दिक्कत इस कैलकुलेशन में नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। अब देखो हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था कि 3% तो प्लाज्मा से होती है, इसको हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है, अपना इंटरेस्ट मेनली जहां से होती है उसमें है कि 97% आरबीसी से हो रही है। आरबीसी के ऊपर ऐसा क्या है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो मैं बार बार 50 या 60 बार रिपीट कर चुका हूं कि हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कराएगा। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग पे ही बेस्ड, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे बेस्ड ही एक टॉपिक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूरी है। अब नॉर्मली आप क्या करते हो, इस टॉपिक को रटने लग जाते हो और ये आपको फिर से भूल जाता है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, आसान तरीके से, कि ये हमें कभी ना भूले और अपने को ग्राफ भी समझ में आए। ठीक है, चलो प्रोसीड करते हैं भाई। देखो यहां पर आपको ये लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ क्या दिख रहा है कि परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब यहां हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसे 2 मिनट के लिए भूल जाइए। तो हम इसको समझने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि मान लीजिए इस साइड अपने पास हीमोग्लोबिन है और यहां ऑक्सीजन है, यहां हीमोग्लोबिन यहां ऑक्सीजन, और हम हीमोग्लोबिन को मान के चलते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, बाइक है। हीमोग्लोबिन क्या है, बाइक है, और ऑक्सीजन क्या है, उस पे बैठने वाली सवारी है। यही तो बात हम अब तक कर रहे थे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के जाएगी, तो हीमोग्लोबिन बाइक है जिसके ऊपर सवारियां बैठ के जाएंगी, सवारी क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये नंबर जो लिखा हुआ है इसको भी भूल जाइए, आप भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, जो मैं बोल रहा हूं वो याद रखें। देखो यहां पर मान लेते हैं अपने पास ये 20 बाइक थी। ठीक है, यहां पर 20 बाइक थी, तो 20 बाइक पे जितनी सवारियां बैठ सकती थी वो बैठ गई। ठीक है, फिर हमने बाइक की संख्या बढ़ा दी कि यहां पर अपने पास 40 बाइक होगी, तो 40 बाइक पर जितनी सवारियां बैठ सकती थी बैठ गई। फिर यहां हमने बाइक की संख्या बढ़ा दी कि 60 बाइक थी अपने पास, 60 बाइक पे जितनी सवारियां बैठ सकती थी बैठ गई। फिर यहां बाइक की संख्या बढ़ा दी कि 80 बाइक हो गई, 80 बाइक पे जितनी सवारियां बैठ सकती थी बैठ गई। फिर यहां पर एक ऐसा टाइम आएगा कि जितने अपने पास टोटल बाइक थी, अपने पास 100 ही बाइक मैक्सिमम थी। इसको परसेंट में सोचो कि 100% बाइक यहां पर ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, कि इससे ज्यादा हमारे पास बाइक ही अवेलेबल नहीं है। अब सवारियां कितनी भी बढ़ती रहे, बाइक ही हमारे पास 100 हैं, मतलब यहां 100% बाइकों पे सवारी बैठ चुकी हैं। तो ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ गया, 100% सैचुरेशन, कि अब आप कितनी भी ऑक्सीजन बढ़ाते रहिए, हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है, बाइक जो है, खत्म हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां पर मैक्सिमम सैचुरेशन हो चुके हैं। सैचुरेशन का मतलब ही क्या है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर गया, उसी को हम सैचुरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बात होगी। और ये कर्व कैसी दिखाई दी हमें, एस शेप है ना, एस से याद रखना कि सिग्मोइड, एस से याद रखना सिग्मोइड कर्व अपने को दिखाई दे रही है। इतनी बात अपने को समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का क्या पंगा है। अब देखो ये जो मैंने लाल वाली कर्व बनाई है, इसको आप इमेजिन करो, ये एकदम नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल मतलब ये मैं लेफ्ट राइट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। नॉर्मल कंडीशन मतलब कि यहां पे भाई देखो 100 बाइक खड़ी थी, यहां पे बहुत सारे लोग, सवारियां खड़ी थी, और बीच में गेट लगा हुआ था। तो आपने गेट खोल दिया, तो नॉर्मल नॉर्मल पैदल चल के उन पे सवारियां है ना, बाइकों पे बैठती जा रही है, सवारियां बाइकों पे बैठती जा रही है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि ना कोई भाग भाग के बैठ रहा है, ना कोई स्लो है। ठीक है,
अब मैं अगर आपको ये बात बोल दूं कि इन सवारियों को जल्दी से जल्दी बाइकों पे बैठना है ना, जल्दी से जल्दी इनको आगे जाना है, कहीं पे पहुंचना होगा भाई, मेरे को क्या पता कहां पे जा रहे हैं, नीट के एग्जाम में लेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर ये गेट मैं जब खोलूंगा तो ये सारी सवारियां भाग भाग के नहीं बैठेंगी कि मैं पहले बैठूं, मैं पहले बैठूं, मैं पहले बैठूं। तो ये सवारियां भाग भाग के अगर बैठेगी तो ये जो बाइकों की सीटें हैं जल्दी भर जाएंगी। तो अगर सीटें जल्दी भर जाएंगी तो ये क्या ऐसे नहीं आ जाएगा, थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट नहीं हो जाएगा? अगर ये जल्दी भर गई बाइकों की सीटें तो ये लेफ्ट शिफ्ट नहीं हो जाएगा कि ये जो 100% बाइकों के भरने का पॉइंट था ये जल्दी नहीं आ जाएगा, है ना? नेचुरल सी बात है ना? तो इसी को हम लेफ्ट शिफ्ट बोल देते हैं कि एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन बढ़ गई है, कि बाइक और सवारियों की एफिनिटी, एफिनिटी मतलब प्यार बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का प्यार बढ़ गया है ना? ये है सिंपल सी बात है, इसको कॉम्प्लेक्स करते रहते हो आप, ठीक है। राइट शिफ्ट की बात करें कि भाई आपने गेट खोल दिया, आपको पेपर में कुछ आता नहीं है तो आप बाइकों पे बैठ के पेपर देने जाना ही नहीं चाहते हो ना, आप बोल रहे हो कि यहीं पे खड़े रहेंगे, पर भाई आपके घर वाले खड़े हैं पीछे से आपको थप्पड़ मार के कि बैठ बाइक पे, बैठ बाइक पे, है ना? कि मुश्किल से आप बैठ रहे हो, मतलब एफिनिटी कम है, तो जाहिर सी बात है अगर आप लेट बाइक पे बैठे हो तो ये पॉइंट भाई लेट आएगा, तो इसी को राइट शिफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। ये है सारा खेल। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ये तो आप कर दोगे, है ना, ये आप कर दोगे, बाकी के क्वेश्चन क्या, H प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और टेम्परेचर। तो इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूं, अभी समझाऊंगा भी, पर ट्रिक मैं बता रहा हूं कि ऑक्सीजन के ऑपोजिट कर देना सबको, सबको ऑक्सीजन के ऑपोजिट कर देना कि ये इंक्रीज है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और यहां पर ये डिक्रीज है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है। और ये खेल चलता कैसे है इसको समझाने के लिए मैं यहां पर चीजें बताना चाहूंगा। पीएच का ये खेल अपने को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अपने को आगे भी काम आएगा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में भी काम आएगा। देखो मेनली यहां पर बातें चल रही हैं H प्लस आयंस की और CO2 की, इन दोनों की बातें चलेंगी, ठीक है। अब ये दोनों ऐसे याद रखना, ये दोनों भाई साथ साथ चलते हैं, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो CO2 जो है वो एक एसिडिक गैस है, वो एक एसिटिक गैस है। अब CO2 जब बढ़ेगी तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एसिडिटी का बढ़ना मतलब पीएच का क्या है, कम होना। देखो किसी की पीएच 2 है मान लो, आप बोलोगे एसिडिक कंडीशन है, पीएच 8 है तो मतलब क्या है, बेसिक कंडीशन है, मतलब पीएच जितनी कम है एसिडिटी उतनी ज्यादा है। तो CO2 एक एसिडिक गैस है, CO2 बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो पीएच कम होगी, ठीक है। और मैंने क्या बोला, H प्लस को इसके साथ साथ रखना, या फिर नॉर्मल आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा कि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जब बढ़ती है तो पीएच घटती है, ठीक है। वही CO2 के साथ साथ चल रहा है। इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं आपको कि आपको उलझन ना हो, H प्लस को और CO2 को साथ साथ रखना, ये दोनों जब बढ़ेंगी तो एसिडिटी बढ़ेगी और पीएच क्या होगी, पीएच कम होगी। इतना सा लॉजिक है बस, और वो यहां पे लगा दिया है हमने, ठीक है। अब ये मैंने आपको ट्रिक बताई दिया कि ऑक्सीजन के उल्टा चला देना इनको, ऑक्सीजन के रिवर्स चला देना इनको, और साथ में टेम्परेचर को भी, H प्लस CO2 और टेम्परेचर ये सारे ऑक्सीजन के रिवर्स चल रहे हैं, यहाँ पे भी रिवर्स चल रहे हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसको कैसे हैंडल करना है एनसीईआरटी के हिसाब से कि सारी चीजें समझ में भी आ जाएं और अपने को एग्जाम में कुछ भूले भी ना। तो यहाँ पर अपने को डील करना है चार चीजों से, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, कीमोसेंसिटिव एरिया, रिसेप्टर्स ऑफ एयोटिक आर्ट एंड कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। न्यूमोटेक्सिक की स्पेलिंग देख लो भाई, पी से शुरू हो रही है, जैसे निमोनिया में होता है वैसे ही ये अब पी से शुरू हो रही है। और यहाँ पर आपको मैंने अभी अभी बताया था कि CO2 और H प्लस का लेना देना आपको मिलेगा। देखो CO2 और H प्लस की बात हो रही है, ऑक्सीजन का यहां लेना देना नहीं है। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि जब हम रेस्पिरेशन की रेगुलेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का रोल जो है क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब कुछ खास रोल नहीं होता है। मेनली कहां से हैंडल हो रही है, CO2 और H प्लस के आयन से। ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब भाई इनको याद कैसे करें, तो सबसे पहला लॉजिक, सबसे पहला लॉजिक, कौन सी चीज कहां प्रेजेंट है ये कैसे याद करें। अब देखो मेरी एक बात ध्यान रखना, इन चारों में से अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से याद करनी है तो इन चारों में से रेस्पिरेटरी रिदम जो सेंटर है उसको मुखिया बना देना। मुखिया मतलब सरपंच, है ना, सरपंच, ठीक है। तो ये भाई मुखिया है इन चारों में से, और एनसीईआरटी भी भाई बोल रही है कि भाई तूने ट्रिक बना दी है तो भाई हमें भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं मुखिया है, तो भाई उन्होंने लिख भी दिया प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी, है ना, कि प्राइमरीली मतलब भाई मुखिया है, ठीक है। अब हम ट्रिक कर रहे हैं कि कौन कहां प्रेजेंट है। देखो ये क्या है भाई, मुखिया है, M4 मुखिया, M4 मेडुला, बात खत्म, ये मेडुला में प्रेजेंट है। अब न्यूमोटेक्सिक किससे शुरू हो रहा है, पी से शुरू हो रहा है, मतलब पी फॉर पोन्स, ये पोन्स में प्रेजेंट है, बात खत्म है। अब कीमो सेंसिटिव एरिया, इसको कैसे याद करना है, देखो
सेंसिटिव नाम में ही आ रहा है, ये सेंसिटिव है। सेंसिटिव बोलते हैं ना, कोई बच्चा बहुत सेंसिटिव है, मतलब थोड़ा नाजुक सा है, थोड़ा सेंसिटिव है, ठीक है। अब भाई कोई बच्चा सेंसिटिव है तो भाई उसको मुखिया, मुखिया क्या है अपना भाई, स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो उसको मुखिया के पास रखना पड़ेगा। मुखिया के पास मतलब ये कहां सिचुएटेड है, एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, बात ही खत्म, रिदम सेंटर है ना। ट्रिक अपने आप बन रही है, मैं कुछ बना ही नहीं रहा हूं। ये कहां प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर ऑफ एओर्टिक आर्क, कैरोटिड आर्टरी, ये कहां प्रेजेंट होता है, तो भाई उल्लू हूं, है ना। अब सोचने लगोगे कहां प्रेजेंट होता है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं एल्वियोलाई ऑफ लंग्स कहां प्रेजेंट होती है, तो वो तो लंग्स में ही होती है, तो लिख ही दिया एओर्टिक आर्ट कैरोटिड आर्टरी। तो सवाल ही नहीं बन रहा ना ये वाला, तो ठीक है, कैसा गधा सवाल था, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कौन कहां प्रेजेंट है, ये हो चुका है, और ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, ये हो चुका है। और ये क्या है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी। देखो मैंने क्या बोला था कि ये मुखिया है, मतलब घूम फिर के चीजें वहीं जाएंगी, घूम फिर के चीजें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे ही जाएंगी, है ना, क्योंकि मुखिया है कि मॉडरेट कर रहा है किसके फंक्शन को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का नाम यहां पे आ गया, ठीक है। कीमोसेंसिटिव एरिया कहां पे प्रेजेंट है, ये देख लिया। और मैंने आपको बोला था कि CO2 और H+ की बातें होंगी। CO2 और H+ की बातें क्यों होंगी, क्योंकि इन्हीं की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट किया जाएगा कि ब्लड में CO2 कितनी है, H+ कितनी है ना, फिर पीएच वीएच को, फिर उसके हिसाब से सिग्नल भेजे जाएंगे और रेस्पिरेशन को रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, ये भी फिर मुखिया के पास भेज रहा है कि दिस सेंटर सेंड सिग्नल टू रिदम सेंटर, फिर से मुखिया की तरफ चीजें जा रही है, ठीक है। और यहां पर भी ये सिग्नल किसके पास भेज रहा है, रिदम सेंटर। अब देखो ये है अयोर्टिक आर्क है, कैरोटिड आर्टरी है, ये क्या है, ब्लड वेसल ही तो है, तो इनमें से खून ही बहेगा, है ना, ब्लड ही तो जाएगा। तो ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन कैसी है वो डिटेक्ट कर लेंगे, रिसेप्टर लगे हुए हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे, उस हिसाब से सिग्नल कहां भेजेंगे, सिग्नल कहां भेजेंगे, वही फिर से घूम फिर के मुखिया के पास ही जाना है, रिदम सेंटर। तो मुखिया के बेस पे ये टॉपिक भी अपना खत्म हो जाता है। अब देखो ये एक एनसीईआरटी का डाटा है जो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। देखो यहां पर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम क्या होता है, टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, सिंपल सी बात है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम क्या होता है कि CO2 को बाहर निकालना है, कहां से, अल्वियोलाई के थ्रू, ये भी सिंपल सी बात है। अब उसकी लिमिट पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर कर सकता है, कितने ml ऑक्सीजन, तो 5 ml आपको याद रखना है, यहां CO2 का आपको 4 ml याद रखना है। अब एग्जाम में आप पक्का भूल जाओगे कि 5 ऑक्सीजन थी या CO2 थी, तो ऐसे याद रखना, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाली ऑक्सीजन है, 5 ml ये है, 4 ml ये है, ये डाटा भी याद हो गया, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर हम करने वाले हैं। पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। अस्थमा में लिखते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एनसीईआरटी लिखती है, तो जाहिर सी बात है भाई, अस्थमा आपने सुना ही होगा, किसी को अस्थमा हो गया तो उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना, इसमें कुछ याद करने का था ही नहीं। और क्या लिखती है कि वीजिंग यानी गरगराहट होती है सांस लेते हुए। इसका क्या मतलब है, देखो आपने वो जूस पिया है ट्रोपिकाना या रियल का जो जूस आता है ना, लीची फ्लेवर जूस गवावा, है ना, तो आपका वो जूस जब खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो वो पाइप में थोड़ा थोड़ा जूस लगा हुआ रह जाता है ना पाइप में, तो आप पाइप से उसको पूछो ना, लास्ट में वो गड़गड़ गड़गड़ गड़ करने लगता है कि गर्र, है ना, वो होती है गड़गड़ाहट की आवाज। अब ये आवाज यहां कैसे आ रही है, देखो अस्थमा में हुआ क्या है, मान लो ये हमारी सांस की नली है, ये विंड पाइप है ना, हम इससे नॉर्मल सांस ले रहे हैं। अब अस्थमा में होगा क्या, इसकी स्वेलिंग हो जाएगी, देखो यहाँ लिखा हुआ है इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की। अब यहाँ पर अगर स्वेलिंग हो गई तो जाहिर सी बात है, ये स्वेलिंग 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 मोटा हो जाएगा, मतलब ये जो ल्यूमन नॉर्मल था ये बिल्कुल छोटा रह जाएगा ना स्वेलिंग की वजह से, इतना अपने को इमेजिन हो रहा है। और क्या होता है अस्थमा में, म्यूकस की सिक्रीशन हो रही है, जैसे हमें जुकाम हो जाता है तो लंग से निकालते हो ना खांस खांस के म्यूकस, तो म्यूकस की भी इसमें सिक्रीशन होती है। अब ये पाइप छोटी सी हो गई है, इसमें कहीं कहीं म्यूकस लगा हुआ है, तो आप सांस लोगे तो जैसे आप जूस पीते हो ना, वैसे ही गरगराहट की आवाज सुनाई देती है सांस लेते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एम्फाइसीमा के बारे में। तो भाई एक औरत, एक वुमेन बोलते हैं कि वीमेन, पता नहीं भाई, है ना, सीमा नाम है किसी का, किसी औरत का नाम है सीमा। तो सीमा क्या करती है, बहुत ज्यादा सिगरेट पीती है, सिगरेट स्मोकिंग करती है। अब सिगरेट क्यों पीती है, क्योंकि उसको नशे की आदत है, कि नशा होता है थोड़ा बहुत उसमें। तो भाई सिगरेट इतनी ज्यादा पी ली एक दिन सीमा ने, वो गाड़ी चला रही थी तो थोड़ा सा नशा हो गया, तो उसने वॉल यानी दीवार में गाड़ी ठोक दी। अब दीवार में गाड़ी ठुकेगी तो दीवार जो है डैमेज हो जाएगी। अब दीवार ही तोड़ दी है तो जाहिर सी बात है दीवार का सरफेस एरिया कम हो गया है। कोई भी ट्रिक नहीं है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है, सीमा जी को धन्यवाद, ठीक है। अब यहाँ पर एम्फाइसीमा के बारे में लिखते हैं कि एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। अब एक वर्ड आता है एक्यूट और एक आता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि सडन सडन कुछ हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी के एकदम से ऐसे सडन चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब एक्यूट चेस्ट पेन हमने पढ़ा था ना बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में, एक्यूट चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस,
एकदम से हुआ है। और क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब कि भाई किसी ने सिगरेट पीना शुरू की, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, फिर धीरे-धीरे 2 साल तक पी, 3 साल तक, 4 साल तक, फिर लंबे समय तक अगर यही काम आप करते रहे, तो क्रोनिक डिसऑर्डर कि लंबे समय तक कुछ आपने गड़बड़ की है, फिर वो डिसऑर्डर हुआ है, फिर वो डिसीज़ हुई है। ठीक है? एक्यूट मतलब एकदम से हुई है, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक। ठीक है? अब नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल मतलब ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, मतलब ज़ाहिर-सी बात है इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, कि बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, जहाँ स्टोन, डस्ट और भी पता नहीं क्या-क्या रुई-वुई के क्या होता है, मतलब ऐसी जगह पे काम करते हैं कि सांस लोगे कि तो सांस के थ्रू वो स्टोन है, डस्ट है, वो आपके अंदर जा रहा है। और मान लो कोई उस फैक्ट्री में 15-20 साल से काम कर रहा है, तो सोच के देखो उसके लंग्स में क्या-क्या चला गया। ठीक है? तो अब होगा क्या? वही है इन्फ्लेमेशन होगी, है ना? प्रोलिफरेशन यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का भी ज़िक्र है शायद इसमें। हाँ, ये रहा। इन्फ्लेमेशन का ज़िक्र है, वही होगा कि ये आपकी सांस की नली थी, भाई आप 15 साल से उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपके सांस के थ्रू पता नहीं क्या-क्या जा रहा है ना? तो क्या होगी इन्फ्लेमेशन होगी, तो ये इतनी चौड़ी नॉर्मल नली थी, अब ये स्वेलिंग हो के इसका ल्यूमन इतना सा रह गया है, तो वही दिक्कतें होने चालू हो जाएँगी। ठीक है? तो यही था भाई अपना चैप्टर, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।